मिष्टी, मिष्टी, कहाँ हो तुम? जी आ रही हूँ। जी कहिए क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। ये क्या है? मतलब क्यों लाए हैं आप? ओह यार, अपनी खुद की पर्सनल बीवी को तोहफा देने के लिए कोई डेट या त्योहार का होना जरूरी है क्या? तुम बस तोहफा खोलो। रोहन की बात सुनकर मिष्टी जल्दी से तोहफा खोलती है और उसमें एक बहुत शांति देवी की कंचन, नोहिता, प्रीति, गरिमा नाम की 4 बहुत ही सुंदर और गोरी बेटियां थी। साथ ही उसका एक रोहन नाम का बेटा था। रोहन ही बहुत ही रूपवान था। रोहन ने अपनी मर्जी से मिष्टी नाम की एक बहुत ही प्यारी मगर रंग की सांवली लड़की से शादी की थी। मिष्टी की चारों ननद उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी कंचन बोलती है, ये क्या है भाभी? क्या हुआ कंचन? होना क्या है? ये क्या पराठा बनाया है अपने रंग के जैसा, जला हुआ काला सा? और ये चाय भी काली बना दी है। क्या घर में दूध कम पड़ गया था क्या? और ये मेरे पोहे में जो प्याज डाला हुआ है वो भी जला रखा है। ये टोस्ट भी काले कर डाले। आप कुल मिलाकर कुछ न कुछ अपने इस गंदे से रंग जैसा कर ही देती हो ताकि हम सब भी खाकर काले ही हो जाएं। ये क्या तमीज है तुम सबकी अपनी भाभी से बात करने की? मिष्टी बड़ी है तुम सबसे, माफी मांगो अभी के अभी उससे। क्यों क्यों हम माफी मांगेंगे? जो सच है वही कहा है ना, कोई झूठ थोड़ा ना कहा है हमने। तुम सब क्यों उसके रंग के पीछे पड़ी रहती हो? अरे इस रंग में कुछ नहीं रखा है, अपनों का प्यार ही सब होता है। ये बात तो भैया को सोचनी चाहिए थी, इनको हमारी भाभी बनाने से पहले। हमने थोड़ी कहा था भैया इस काजल की डिब्बी को हमारी भाभी बनाने के लिए। कहीं भी साथ नहीं ले जा सकते हैं इनको। अरे लोग मजाक बनाते हैं हमारा, कहते हैं हंसू में कौवा जा रहा है। अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाकर मिष्टी की चारों नंदे वहाँ से चली जाती हैं। तभी शांति कहती है, मिष्टी बहू, मेरी चारों बेटियों की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। इस सबको अपने रूप का इतना घमंड हो जाएगा मुझे पता नहीं था। पर बेटा तू तो बड़ी है, समझदार है, तू इन सबकी बातों का बुरा मत मानना। मेरे लिए तू सबसे अच्छी बहू है। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। अरे ये सब तो मेरे अपने हैं, अपनों की बातों का भी कभी बुरा माना जाता है क्या? चलो आप आराम करो, मैं काम कर लेती हूँ। इतना कहकर मिष्टी घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मिष्टी जितना कंचन, नोहिता, प्रीति और गरिमा से घुलने मिलने की कोशिश करती, वो चारों मिलकर उतना ही मिष्टी को उसके रंग के लिए जलील करती। ऐसे ही एक शाम हाथों में तोहफा लिए रोहन घर आता है और मिष्टी को आवाज लगाता है, मिष्टी, मिष्टी, कहाँ हो तुम? जी आ रही हूँ। जी कहिए क्या हुआ? देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। ये क्या है? मतलब क्यों लाए हैं आप? ओह यार, अपनी खुद की पर्सनल बीवी को तोहफा देने के लिए कोई डेट या त्योहार का होना जरूरी है क्या? तुम बस तोहफा खोलो। रोहन की बात सुनकर मिष्टी जल्दी से तोहफा खोलती है और उसमें एक बहुत ही सुंदर हीरो का हार होता है। वहीं पास में बैठी हुई मिष्टी की चारों नंदे भी हीरो के हार को देख लेती हैं और चारों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी मिष्टी कहती है, अरे इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा है। वैसे भी ये हार आपकी काली सी गर्दन पर अच्छा नहीं लगेगा। ये तो हम जैसी गोरी गर्दन के लिए बना है। हाँ, कितना सुंदर हार है। ये तो सच में आपके लिए नहीं है। इसे पहनकर तो बताशे के मकोड़े की तरह लगोगे। ये हम गोरी गोरी बहनों पर ही अच्छा लगेगा। हाँ, ये किसी काली के लिए नहीं बल्कि हम जैसी गोरी लड़कियों के लिए बना है। कंचन, नोहिता, प्रीति, गरिमा, क्या बोले जा रही हो ये तुम? किसने सिखाया तुमको ये सब बोलना? ये हार मैं अपनी बीवी और तुम्हारी बड़ी भाभी के लिए लाया हूँ। चुपचाप तुम उन्हें ये हार वापस लौटा दो, समझी? सुनिए जी, आप क्यों उन्हें सुना रहे हैं? अगर ये हार इन चारों को पसंद है तो रहने दो ना, उनको पहनने दो। वैसे भी हार मैं पहनूं या ये सब, बात तो एक ही है ना? एक नहीं है, तभी तो लिया है क्योंकि काली कोयले के गले में सफेद मोती की माला मजाक लगती है। हाँ दीदी, सही कहा आपने। ऐसे ही एक बार फिर से वो सब अपनी भाभी का मजाक बनाकर हीरो का हार लेकर चली जाती हैं। वक्त गुजरता है। मिष्टी की चारों नंदे हर चीज को किसी न किसी तरीके से उसके रंग से जोड़कर उसका मजाक बनाती या उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं जाने देती। ऐसे ही एक दिन चारों बहनें अच्छे से रेडी होकर शांति के पास आती है, जहाँ मिष्टी पहले से काम कर रही थी। माँ, हम सब पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी में? किसकी पार्टी में? माँ, मेरी सहेली के घर पर पार्टी है तो हम सब भी वहीं जा रहे हैं।
अरे जब सब जा रहे हैं तो मिष्टी को भी ले जाओ, वो भी कहीं घूम घाम कर आ जाएगी। माँ, आप हमें नहीं भेजना चाहती तो सीधे बोल दो ना। ये नजर का काला टीका हमारे साथ क्यों भेज रहे हो? इनको साथ ले जाने से तो अच्छा है कि हम घर में ही बैठ जाएं। हाँ माँ, हम सबकी अपनी जिंदगी है और वैसे भी ये हम सबके बीच में मेल नहीं खाती हैं, तो हम इनको अपने साथ क्यों लेकर जाएं? अरे नहीं नहीं, मुझे वैसे भी घर पर काफी काम है, मैं तो खुद ही नहीं जाना चाहती हूँ आपके साथ। आप सभी जाओ आराम से और वक्त से घर आ जाना, हम सब आपका वेट करेंगे। बस बस ये मीठी बोली बोलकर दिल से उतरने की कोशिश मत करो। हम अच्छे से जानते हैं जितना काला आपका रंग है उतना ही काला आपका मन भी है। अरे यार चलो, अब हम सब लेट हो रहे हैं। माँ, हम जा रहे हैं, और हाँ, ज्यादा लेट हो जाए तो फोन करके दिमाग खराब मत करना। इतना कहकर चारों घर से निकलकर एक क्लब में जा पहुंचती हैं, जहां जाकर वो खूब एंजॉय करती है। और जैसे ही वहां से निकलकर घर आ रही होती हैं, तभी रास्ते में ड्रिंक करने की वजह से गरिमा और नोहिता की तबीयत खराब हो जाती है। कंचन और प्रीति अपनी दोनों बहनों को संभालते हैं। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं जो उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं, हाय हाय फूल से जवान लड़कियां, जाने मन जाने बाहर। आज मौसम बड़ा सुहाना है, एक साथ चार चार फूल हमारे बगीचे में, वाह क्या बात है। अरे ये क्या, ये दोनों फूल तो बेहोश पड़े हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम है ना, हम इनकी मदद करेंगे। क्यों भाई, करे क्या मदद? भाई पूछ क्या रहा है, ऐसे कोमल गोरे बदन को छूने का मौका रोज रोज नहीं मिलता, चल छू ले। दूर रहो हमसे, हम अपनी मदद खुद कर लेंगे, समझे? कंचन और प्रीति दोनों ही मदद के लिए चीख पुकार करती है, पर कोई नहीं आता और दोनों गुंडे उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी कोई एक गुंडे के सर पर डंडे से तेज वार करता है, जो कोई और नहीं बल्कि मिष्टी थी। मिष्टी उन गुंडों की अच्छे से कुटाई करती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो अपनी चारों नंदों को सुरक्षित घर पर लेकर आती है, जहाँ सभी लोग आराम से सोए थे। सभी मिलकर नोहिता और गरिमा को बेड पर लेटाते हैं। तभी कंचन कहती है, भाभी हमें माफ कर दो, आज तक हमने आपको हमेशा ही आपके रंग रूप को लेकर बहुत कुछ कहा है, पर आपने कभी किसी को दिल से न लगाकर हमें हमेशा प्यार किया है। जी भाभी, पर आपको कैसे पता चला कि हम सब वहाँ पर हैं? कल जब मैं कंचन दीदी के कमरे के बाहर से जब जा रही थी, जहाँ आप सभी सलाह कर रहे थे, तो मैंने आपकी बातें सुन ली थी। और जब मुझे लगा कि वक्त ज्यादा हो रहा है और आप लोग मुसीबत में ना हो, तो मैं कार लेकर आ गई आपके पास। भले ही मेरे पास तुम चारों जैसा रंग रूप नहीं है, पर मेरे पास तुम चारों को देने के लिए बहुत सारा प्यार है, जो कभी कम नहीं होगा। अब इससे पहले आपके भैया और माँ जी उठ जाएं, जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। मिष्टी की बात सुनकर कंचन और प्रीति जल्दी से अपने कमरों में चली जाती है और अगली सुबह नोहिता और गरिमा के उठने पर उनको भी सारी बात बताती है, जिसके बाद वो दोनों भी मिष्टी से माफी मांगती है और आखिरकार 4 गोरी नंदों और एक काली भाभी के बीच खुशनुमा माहौल बनता है। मीरा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। सुंदर होने के साथ साथ मीरा के अंदर एक बहुत ही गंदी लत थी, और वो थी उसकी चिकन कोरमा खाने की आदत। उसको चिकन कोरमा खाना इतना पसंद था कि वो उस चिकन कोरमा के पीछे कुछ भी करने को तैयार रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त शीला के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी उसकी नजर एक चिकन शॉप पर जाती है। शीला की बात सुनकर मीरा अब शीला के साथ शॉप में जाती है और चिकन का ऑर्डर देती है। अरे वेटर भैया, 1 प्लेट चिकन, 1 प्लेट चिकन कोरमा, 1 प्लेट चिकन बिरयानी, 1 प्लेट चिकन कोरमा विद एक्स्ट्रा बटर, ये सब कुछ आप जल्दी से ला दीजिए। ये सब पैक करना है ना मैडम? अरे नहीं नहीं, पैक नहीं करना, ये सब तो मुझे खाना है, इसलिए आप जल्दी से लगा दो। वेटर अब मीरा को सब कुछ लाकर दे देता है। थोड़ी देर बाद मीरा खाने लगती है और जब मीरा का चिकन खत्म होता है तो वेटर मीरा के पास चिकन का बिल लाता है। बिल देखकर मीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका ये रिएक्शन देखकर शीला कहती है, क्या हुआ, बिल देखकर तेरी आंखें फट क्यों रही हैं? वो दरअसल शीला, आज मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तू मेरा बिल भी पे कर सकती है? क्यों, खाए तू और तेरा बिल मैं पे करूं? कर देना प्लीज। नहीं, मैं आज तेरा बिल पे नहीं करूंगी। अच्छा बेटा। शीला उससे ये बात बोल ही रही थी कि तभी मीरा अपना बैग उठाती है और वहाँ से रफा दफा हो जाती है। बेचारी शीला वहाँ फंस जाती है और ना चाहते हुए भी उसको मीरा की पेमेंट पे करनी पड़ती है। शीला पेमेंट देकर बाहर निकलती है
और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, आज मैं इस मीरा की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इसने तो आज सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। इतना कहते हुए वो सीधा मीरा के घर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मीरा, मीरा कहाँ है तू? शीला की आवाज सुनकर मीरा की माँ कुंती हॉल में आती है और शीला को देखकर कहती है, अरे शीला बेटा, क्या हुआ? मीरा कहाँ पर है? वो तो घर आई, बैग रख कर बाहर चले गई। क्यों, क्या हुआ बेटा? आंटी, मीरा आपके हाथों से निकलती जा रही है। अगर आपने मीरा के ऊपर लगाम नहीं लगाई ना, तो जल्दी ही आप सबको रोड पर ले आएगी। इसकी चिकन कोरमा खाने की आदत छुड़वा दो। अरे बता तो शीला, आखिर हुआ क्या है? शीला अब सारी बात बताकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर कुंती को बहुत गुस्सा आता है और शाम को जब मीरा के पिता राहुल आते हैं तो कुंती राहुल को सारी बात बताती है। ये जानने के बाद राहुल बहुत परेशान हो जाता है और कुंती से कहता है, कुंती, हम अपनी बेटी का क्या करें? अरे ये उसकी आदत तो जा ही नहीं रही है। आखिर हम करें तो क्या करें? हम तो इसकी आदत से मजबूर हैं जी। आने दो आज इसको, आज मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। रात को जब मीरा घर आती है तब उसकी माँ उससे बोलती है, तो आ गई चिकन कोरमा लवर। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों, तूने आज क्या किया है शीला के साथ? अच्छा, तो इस शीला की बच्ची ने माँ को भी सब कुछ बता दिया है। बता ना, बोलते क्यों नहीं कुछ? माँ, तुम बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों के बीच का मामला है। इतना बोलकर अब मीरा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर राहुल कहता है, मीरा हद से आगे बढ़ रही है, इसकी शादी करवा देते हैं। क्या पता ये शादी के बाद सुधर जाए। पता नहीं सुधरेगी भी या नहीं। इस तरह कुंती और राहुल भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अब देखते ही देखते समय गुजरता है, लेकिन मीरा की चिकन कोरमा खाने की आदत अब तक नहीं गई थी। ऐसा कह सकते हैं कि दिन बीतने के साथ साथ मीरा की आदत भी बढ़ती जा रही थी। अब ये देखते हुए मीरा के घर वाले मीरा की शादी करवा देते हैं, वो भी ये सोचकर कि लड़की की शादी होगी तो वो सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद के शुरुआती दिन वो नॉर्मल रहती है, लेकिन कुछ समय बाद मीरा अपने घर के आसपास चिकन की शॉप देखना शुरू करती है, लेकिन उसको कहीं भी शॉप दिखाई नहीं देती। ये देखकर मीरा अपनी सास अंजू से कहती है, मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी, हम बाहर चलकर चिकन कोरमा खा कर आते हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे बहू, यहाँ तो सच में कोई चिकन शॉप नहीं है। तो एक काम कर, घर में चिकन कोरमा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझे बनाना नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, YouTube से देख कर बना ले। मेरी सास तो बहुत ही कंजूस है, अब ना चाहते हुए भी मुझे घर में ही बनाना पड़ेगा। इस तरह मीरा अपने घर में चिकन कोरमा बनाती है और सबको खिलाती है। उसके हाथों का कोरमा खाकर सबको बहुत मजा आता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता है। आए दिन मीरा अपने घर में चिकन कोरमा बनाकर खाती रहती। एक दिन मीरा की सास अंजू किचन में आकर कहती है, बहू, आज तो खाने में क्या बना रही है? मम्मी जी, आज मैं बटर चिकन विद एक्स्ट्रा ग्रेवी और पनीर कोरमा चिकन कोरमा बटर नान बना रही हूँ। आज कुछ अलग बना ले। मतलब यही कि हमेशा चिकन खा खा कर हम लोग पक गए हैं। चिकन की नई वैरायटी खाना अच्छा लगता है, लेकिन डेली यही सब खाने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, इसलिए आज ये सब मत बना। मम्मी जी, मुझे तो यही खाना है। मैं आप सबके लिए दूसरा खाना बना दूंगी, लेकिन मैं अपने लिए तो यही बनाऊंगी। अंजू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अब एक बार फिर सब साथ खाना खाने लगते हैं। धीरे धीरे अब मीरा के कोरमे का भूत बढ़ता जा रहा था। एक दिन मीरा की सास उससे कहती है, मीरा बहू, सावन शुरू होने वाले हैं और हम लोग सावन में चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, तो तू भी अपनी जुबान पर लगाम लगाइयो। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सावन में चिकन ना खाऊं। अंजू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन घर में पूजा पाठ करने लगती है और अब मीरा भी अपनी सास के कहे अनुसार चलती है। लेकिन क्या करे, मीरा का ख्याल तो सिर्फ चिकन कोरमे पर था और अब जब उससे चिकन कोरमा के बिना रहा नहीं जाता तो वो चिकन कोरमा बनाने लगती है। एक तरफ अंजू पूजा कर रही थी तो दूसरी तरफ मीरा चिकन कोरमा बनाने में लगी थी। और जब अंजू पूजा करने के बाद किचन में आती है तब वो देखती है कि मीरा तो कोरमा खा रही है। ये देखकर अंजू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, अरे तू तो कतई बेशर्म निकली, और तुझे कहा था कि सावन चल रहे इसलिए चिकन मत बनाइयो, लेकिन तू बहुत ही बेशर्म है। तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्या करूँ सासू माँ, मैं आदत से मजबूर हूँ ना। अंजू कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है,
लेकिन अंजू मीरा के हाथ का खाना नहीं खाती और शाम को जब विराट घर आता है तो वो सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को मुंह फुलाए देखकर उनसे कहता है, अरे माँ क्या हुआ, आप इस तरह मुंह क्यों फुला कर बैठी हो? विराट के पूछने पर अंजू उसको सारी बात बताती है, जिसके बाद विराट अपनी माँ को भी समझाता है और पत्नी को भी, और अब उन दोनों के बीच सलाह मशवरा हो जाता है। जिसके बाद मीरा अब पूरे सावन चिकन नहीं बनाती और उसके अगले 1 महीने बाद जब सावन खत्म होता है तो मीरा अपने लिए चिकन कोरमा और अपने घर वालों के लिए साधारण खाना बनाती है और इस तरह अब सब एक साथ मिलकर आराम से रहते हैं। निहारिका को दंत मंजन करने की आदत थी। वो जब भी कुछ खाती पीती उसके थोड़ी देर बाद तुरंत दंत मंजन करना शुरू कर देती। उसकी इस आदत पर उसकी माँ रजनी उसे कई बार रोका टोका करती, लेकिन निहारिका पर अपनी माँ की बात का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय निहारिका उठकर बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसके दंत मंजन का पाउडर खत्म हो गया है, जिस पर वो वापस रूम में आकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी माँ रजनी वहाँ आती है और उसे बैठी हुई देखकर कहती है, अब तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसे बैठी हुई है जैसे ना जाने तुझसे क्या छीन लिया हो? माँ सुबह सुबह ही ताना मारना जरूरी है क्या? कभी तो प्यार से कुछ पूछ लिया करो, हमेशा तानों की पोटली साथ लेकर ही चलती हो। वो क्या है ना बेटी कि तेरे लक्षण नहीं है प्यार से बोलने वाले। और रही बात सुबह की, तो तेरी सुबह अभी हुई होगी, वरना सुबह हुए घंटों बीत गए और तेरी सुबह इतनी देर से होने के बाद भी तेरे मुंह पर अभी तक पानी नहीं पड़ा। माँ आज मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन मेरे दंत मंजन का पाउडर खत्म हो गया है, इसलिए मैं आकर यहाँ बैठ गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रश कैसे करूँ। तब तक आप अपने तानों की पोटली लेकर आ गई मुझे ताना मारने के लिए। जितनी तेरी जुबान चलती है, अगर उतना दिमाग चलता तो तेरी समस्या का हल मिल जाता तुझे, लेकिन वो तो तू तब चलाएगी ना जब तेरे पास होगा। माँ मैं कुछ नहीं समझी, आप कहना क्या चाहती हैं? सीधे सीधे बोलिए ना, बिना ताना मारे। मेरे कहने का मतलब है तेरा दंत मंजन खत्म हो गया है तो जरूरी नहीं कि सबका ही मंजन खत्म हो गया हो। जा मेरे कमरे में जाकर देख ले, वहाँ होगा दंत मंजन, जाकर कर ले और जल्दी तैयार हो जा। हमें रमा आंटी की बेटी की गोद भराई में जाना है, याद है ना कि भूल गई? हाँ याद है माँ, आप चलिए मैं 10 मिनट में आती हूँ तैयार होकर। निहारिका इतना कहकर अपनी माँ के कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है, जहाँ वो बाथरूम में रखे गुल दंत मंजन को नॉर्मल दंत मंजन समझकर इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसका सर घूमने लगता है और वो बाथरूम से बाहर आकर अपनी माँ के कमरे में लेट जाती है। तभी उसकी माँ रजनी वहाँ आती है और उसे लेटा देखकर कहती है, हाय हाय भगवान, तेरे ऊपर कौन सा शैतान आ गया जो तेरी नींद ही नहीं पूरी होती। तुझे यहाँ तैयार होने के लिए भेजा था, लेटने के लिए नहीं। माँ मैं सो नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा सिर घूम रहा है आपका दंत मंजन करके, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था मैं बिना पिए ही नशे में हूँ। हे भगवान, कहीं इस पागल लड़के ने मेरा वाला गुल मंजन तो नहीं कर लिया? मुझे लग रहा है इसने वही किया है, तभी इसका सर घूम रहा है। कौन सा वाला दंत मंजन किया है? मैं इतने ध्यान से नाम नहीं देखा, लेकिन शायद कोई गुल करके था। लो, महारानी ने वही किया, अब ये नहीं उठने वाली, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा लगता है। पागल लड़की, तूने मेरा दंत मंजन कर लिया। मैंने तुझे टूथपेस्ट वाला दंत मंजन करने के लिए बोला था, लेकिन महारानी को तो दिखाई ही नहीं दिया होगा, इसलिए गुल मंजन करके बैठ गई। क्यों माँ, दोनों है तो दंत मंजन ही ना, तो मुझे जो आगे दिखा मैंने वही कर लिया, लेकिन है बहुत अच्छा, अब तो मैं यही करूँगी। अब दोबारा मेरे गुल दंत मंजन को हाथ लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तू जो अपना करती है वही दंत मंजन करियो, समझी? अब तू तो जाने की हालत में है नहीं, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। रजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। निहारिका को गुल दंत मंजन का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि वो अपनी माँ रजनी से चोरी चोरी गुल मंजन करना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। रजनी की शादी एक संजय नाम के लड़के से हो जाती है, जिसका नशे के नाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ निहारिका को गुल दंत मंजन करने का नशा था। ऐसे ही एक दिन रात के समय निहारिका अपने कमरे के बाथरूम में मंजन कर रही थी। तभी अचानक सोते हुए संजय की आंख खुलती है और वो बाथरूम में जाकर देखता है कि निहारिका दंत मंजन कर रही है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम इतनी रात में ब्रश क्यों कर रही हो?
क्या हुआ? वो ये क्या वो मैं करे जा रही हो? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। हाँ, क्यों नहीं, मुझे चोरी करने के लिए बाथरूम ही मिला है ना। अरे मैं वो चोरी की बात नहीं कर रहा था, बातों की चोरी की बात कर रहा था। तुम तो गुस्सा हो गई यार। गुस्सा ना हो तो क्या करूं? यहाँ मेरे दांतों में इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा ब्रश कर लूं। लेकिन आप तो यहाँ भी जासूसी करने के लिए आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अभी चलो आराम से सो जाओ। संजय इतना कहकर निहारिका को लेकर रूम में आ जाता है। अगले दिन सुबह जैसे ही संजय निहारिका को डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है, तभी निहारिका बहाना बनाकर उसे टाल देती है। यूं ही थोड़ा और वक्त बीतता है। निहारिका अपने ससुराल वालों से चोरी चुपके गुलदंत मंजन का नशा करती थी। ऐसे ही एक दिन सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी निहारिका की दादी सास शांति गांव से आती है और निहारिका को देखकर कहती है, सुलोचना, ये अपने संजय की बहुरिया है ना? हाँ अम्मा जी, ये संजय की ही पत्नी है। आप बताइए, आप अचानक कैसे आ गई? बता दिया होता कि आप आ रही हैं, तो मैं संजय को भेज देती ना लेने के लिए। अरे नहीं सुलोचना, मैं तो मथुरा गई थी, तो वहीं से गांव लौट रही थी, तो सोचा तुम लोगों से भी मिलती चलूं। अच्छा किया अम्मा जी, आप आ गई। अब कुछ दिन अपने पोता बहू के साथ भी रहिए। हाँ दादी, हमें भी आपके साथ रहने को मिलेगा। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। बहू, अम्मा जी का सामान मेरे कमरे में जाकर अलमारी में अच्छे से लगा दे। यहाँ मेरा गुलदंत मंजन खत्म हो गया है, मेरा सर घूम रहा है और इन लोगों को अपने काम की पड़ी है। जी माँ जी। निहारिका इतना कहकर अपनी दादी सास का सामान ले जाकर सुलोचना की अलमारी में लगा रही थी। तभी उसे बैग में गुलदंत मंजन की डिब्बी नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। ये दादी सास तो मेरे लिए वरदान बनकर आई हैं। मैं सोच ही रही थी कि अब गुलदंत मंजन कहाँ से लाऊं, और यहाँ तो पूरी डब्बी ही मिल गई मुझे। निहारिका इतना कहकर अपनी दादी सास की गुलदंत मंजन की डब्बी चोरी करके उसे अपने पास रख लेती है। ऐसे ही और समय बीतता है। शांति अपनी गुलदंत मंजन की डिब्बी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है और निहारिका से पूछने पर वो साफ झूठ बोल देती है। ऐसे ही थोड़े दिन और निकलते हैं। शांति का गुलदंत मंजन रोज रोज करने की वजह से निहारिका का पूरा मुंह कट जाता है और छाले से निकल आते हैं। उसका खाना पीना भी दुर्भर हो जाता है। तभी संजय उसे अच्छे डेंटल क्लिनिक के पास लेकर जाता है, जहाँ चेकअप के बाद संजय जी, आपकी पत्नी ने जरूर कुछ ऐसी चीज खाई है जिसमें चूना मिक्स हो, या कोई ऐसा टूथपेस्ट जो ज्यादा सॉल्ट वाला हो, जिसकी वजह से इनका पूरा मुंह कट गया है। लेकिन डॉक्टर, हम लोग तो बहुत लाइट टूथपेस्ट यूज करते हैं और वही हम सब भी करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, निहारिका दिन में कई बार ब्रश करती है, शायद उससे हो गया हो सकता है, लेकिन अभी इनको सिर्फ ठंडी और लिक्विड चीजें ही देनी है। कुछ समय बाद संजय निहारिका को लेकर घर आता है और अपनी माँ को डॉक्टर की कही सारी बातें बताता है। संजय की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी दादी शांति सुन लेती है, जिसके बाद वो उनके पास आकर कहती है, डॉक्टर सही कह रहे हैं बिटवा, तेरी बीवी ने मेरे चूने वाला गुल मंजन कर लिया है, और शायद दिन में कई बार कर लिया है, इसलिए उसका मुंह कट गया है। क्योंकि मैंने अपने गुल मंजन में खाने वाला चूना भी मिलाकर रखा था, और जब से मैं आई हूँ मेरे गुल मंजन की डिब्बी नहीं मिल रही है। आज मुझे बहुरिया के बाथरूम से मिली है वो डिब्बी। बहू, ये अम्मा जी क्या कह रही है? तुम गुलदंत मंजन का नशा करती हो? अब सब सामने है, झूठ मत बोलना। माँ जी, मुझे शादी के पहले से ही गुलदंत मंजन करने की आदत थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, नशा छोटा हो या बड़ा, लेकिन नशा तो नशा ही होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। इस तरह से निहारिका सबके सामने अपनी गलती की माफी मांगकर अपनी गुलदंत मंजन करने वाली आदत को कम करने का विश्वास सबको दिलाती है। सीता अपने बेटे रोहन और पति मोहित के साथ रहती थी। कहने को मोहित बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसका असली चेहरा क्या था वो कोई नहीं जानता था सिवाय सीता के। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मोहित और रोहन दोनों ही बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी मोहित खाना फेंकते हुए कहता है, अरे ये क्या बकवास खाना बना रखा है तुमने? क्या हुआ मोहित जी, खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ कि खाने में क्या प्रॉब्लम है। इतना कहकर मोहित सीता के मुंह में गर्म खाना ठूंसने लगता है।
ये बर्ताव देखकर रोहन अपने पिता का हाथ खींचकर कहता है, ये क्या बदतमीजी है डैड, आप माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। अरे खाने में मुझे तो कोई खराबी नहीं दिखी। हाँ हाँ, तुझे क्यों दिखेंगी, मुझे ही सारी खराबी दिखती है ना। हाँ लगता है, क्योंकि आपको तो हमसे कोई मतलब नहीं है ना, आपको तो अपनी दूसरी बीवी रचना से मतलब है। और यार आप जाओ यहाँ से रचना के पास, लेकिन यहाँ रहकर मेरी माँ को सताने का कोई हक नहीं है आपको। अगर मैं चला गया ना तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे, समझे। आप गलत फहमी में हैं मेरे प्यारे डैड जी। आप भूलिए मत कि मैं भी एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैं इतना कमाता हूँ कि मैं अपनी माँ और इस घर को काफी अच्छे से संभाल सकता हूँ। हाँ हाँ तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं और देखता हूँ कि कब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे। इतना कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। ये देख सीता रोते हुए रोहन से कहती है, बेटा रोहन, तूने ये क्या कर दिया, उनको घर से निकाल दिया। आखिर क्यों बेटा, वो जैसे भी हैं तेरे पिता है ना। माँ वो इंसान बहुत ही बेशरम है, तुम देखते रहो रात को लेट ही सही, लेकिन वो आएगा यहीं पर। अब तुम किसी भी चीज की चिंता मत करना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर रोहन ऑफिस चला जाता है, लेकिन बेचारी सीता बहुत ही परेशान रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब रोहन ऑफिस जाता है तब उसको परेशान देख मीनाक्षी कहती है, रोहन व्हाट हैपन? नथिंग। अरे रोहन अब बता भी दो, क्या हुआ? होगा क्या यार, वही जो रोज होता है। इतना कहकर रोहन रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मीनाक्षी मुझे अभी किसी के हेल्प की जरूरत है। मैं हूँ ना रोहन तुम्हारे साथ। मीनाक्षी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीनाक्षी शादी के लिए तैयार हो जाती है और रोहन उसी दिन मीनाक्षी से शादी करके घर चला जाता है और सीता अपने बेटे बहू का गृह प्रवेश करवाती है। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं कि तभी मोहित नशे की हालत में आता है और अपने बेटे को शादी के जोड़े में देख बोलता है, अरे रोहन बेटा, तू तो बड़ा हो गया, तू मुझे घर से निकाल देता और शादी करके अपना घर बसा रहा है। बेटा बिना बाप के आशीर्वाद के तेरी शादी कैसे सफल होगी, चल आजा मेरा आशीर्वाद ले ले। रोहन गुस्से में अपने कमरे में जाने लगता है कि तभी मीनाक्षी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और अब दोनों मोहित के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने और गुजर जाते हैं और मोहित आए दिन आता और सीता को पीट कर चला जाता। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन और मीनाक्षी अपने कमरे में होते हैं कि तभी दोनों को ही सीता के रोने की आवाज आती है और दोनों तुरंत बाहर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि मोहित सीता को पीट रहा था। ये देख मीनाक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने ससुर को रोकते हुए कहती है, अरे आप कैसे पति हैं, भला कोई अपनी पत्नी को इस तरह पीटता है क्या? तुम इस घर की बहू हो, बहू बनकर रहो, समझी। माफ कीजिएगा ससुर जी, लेकिन अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ और मेरे रहते इस घर में मेरी माँ को कोई हाथ लगाएगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अरे तो बोल देना अपनी माँ को कि मुझसे डाइवोर्स ले ले, क्यों नहीं होती है ये मुझसे अलग, क्यों है अभी तक ये मेरे साथ, इस औरत ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। माँ लेंगे आपसे डाइवोर्स? बेटा नहीं माँ, बस बहुत हुआ, अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। हाँ तो ससुर जी अब आप बताइए, आपको डाइवोर्स चाहिए कब? अरे मुझे अभी दिलवा, ताकि मैं अपनी रचना के साथ आराम से रह सकूं। ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकते हो। मीनाक्षी की बात सुनकर मोहित वहाँ से चला जाता है। ये देख सीता फूट फूट कर रोने लगती है और सीता को रोता हुआ देख मीनाक्षी बोलती है, माँ आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको कोई हक नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? आप अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल कर रही हैं ऐसे इंसान के पीछे जिसको आपके आंसू की कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे मत देखो पापा जी को, वो कितने खुश हैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ। आप भी इनको डाइवोर्स देकर अपनी लाइफ आराम से जियो ना माँ, प्लीज। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कभी अपनी बहू के जैसे नहीं बल्कि अपनी बेटी से बढ़कर प्यार किया है और कोई भी बेटी अपनी माँ का कभी भी बुरा नहीं होते देख सकती। बेटा अभी कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। पर माँ, मीनाक्षी कुछ बोलती तभी रोहन मीनाक्षी के कंधे पर हाथ रखता है और उसे बोलने से रोक लेता है। जिसके बाद रोहन और मीनाक्षी सीता को अकेला छोड़ देते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन सीता उस दिन हुए घर में कलेश से अभी तक बाहर नहीं आई थी। ऐसा कह सकते हैं कि सीता को उस दिन डाइवोर्स के नाम से बहुत ही बड़ा झटका लगा था और वो एक सदमे में जा रही थी। अपनी सास को ऐसा देख मीनाक्षी कुछ दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी ले लेती है और अपनी सास का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन उसकी सास अभी उदास रहती थी। ये देख शाम के समय मीनाक्षी रोहन से बोलती है, रोहन अगर मम्मी ऐसे ही रहेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी।
आप मम्मी को क्यों नहीं समझाते कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े? अरे कब तक मम्मी जी ऐसे ही रहेंगी? मुझे मम्मी की हालत देखी नहीं जाती। यार मैं कैसे समझाऊं माँ को, वो तो मेरी सुनती ही नहीं है। मैं भी चाहता हूँ उनको खुश देखना। एक तरफ तो रोहन और मीनाक्षी बात कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीता उनकी ये बातें सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अकेले में जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है। रोते रोते वो अपने साथ वाली मोहित से जुड़ी सारी यादें जलाने लगती है। मोहित जी, आपने मुझे और मेरे बच्चों को खून के आंसू रुलाया है, लेकिन अब बस, मैं अपने बच्चों को और परेशान नहीं करूंगी। मेरे बच्चे मुझे खुश देखने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए अब आपको मैं अपने लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल रही हूँ। इतना कहकर सीता सब कुछ जला देती है और अपने बहू बेटे को अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, घर में इतना शांत माहौल क्यों बनाया हुआ है तुम लोगों ने? चलो कहीं बाहर चलते हैं। सीता का ये बिहेवियर देखकर उनको कुछ समझ नहीं आता और मीनाक्षी बोलती है, मम्मी आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हैं? जैसे कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आप सच में ठीक हैं या बस एक्टिंग कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीनाक्षी। अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहती हूँ। क्या सच में? हाँ बेटा। तो क्या आप डाइवोर्स के लिए रेडी हैं? हाँ बेटा, मैं दूसरी शादी के लिए भी तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं और ये सुनकर मीनाक्षी कहती है, मैं अपनी सास के लिए रिश्ता नहीं बल्कि अपनी सास का स्वयंवर करवाऊंगी। मीनाक्षी की बात सुन सभी लोग अब हंसने लगते हैं और कुछ ही दिनों में अब मोहित और सीता का डाइवोर्स हो जाता है। जिसके बाद अब मीनाक्षी अखबार में हर जगह अपनी सास के स्वयंवर का इश्तेहार छपवा देती है। ये देख बहुत अच्छे अच्छे लोग अब मीनाक्षी के घर आते हैं और अब सीता का स्वयंवर शुरू होता है। सीता अब अपने लिए बेस्ट पार्टनर को ढूंढने लगती है और उनमें से एक होता है विशाल। विशाल को देख सीता बोलती है, विशाल तुम? हाँ मैं। माँ, आप विशाल सर को जानते हो क्या? हाँ बेटा, ये वो इंसान है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन तुम इनको सर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये सर हैं हमारे ऑफिस के, ओनर हैं ये हमारे। उसकी बात सुनकर अब मीनाक्षी सभी गेस्ट का धन्यवाद करती है और सभी को अलविदा कर देती है। अब विशाल, सीता, मीनाक्षी और रोहन सभी एक साथ बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं और विशाल अब अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। तुम्हारी माँ ने अपने पीछे मुझे कुछ ज्यादा ही घुमाया है, लेकिन आखिर सीता ने मेरे प्यार को अपना ही लिया। हमारा रिश्ता तुम्हारे नाना को निभाया, क्योंकि उस वक्त मैं ज्यादा कमाता नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे प्यार को अपनाया ही नहीं। और मेरी शादी मोहित से करवा दी, लेकिन मोहित मुझसे नहीं बल्कि रचना से प्यार करता था। लेकिन मैं भी क्या करती, अब मैंने इसको अपनी किस्मत समझकर अपना लिया। और आज जब मैंने न्यूज़पेपर में सीता के बारे में पढ़ा तो मैं सीधा यहाँ आ गया। लेकिन सर, क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि मैंने सीता से सच्चा प्यार किया था, इसलिए आज तक उसके अलावा मुझे कोई नहीं भाया। इतना कहकर विशाल अब सीता को प्रपोज करता है। सीता, विल यू मैरी मी? मम्मी से यस। यस। इस तरह सीता अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है और विशाल के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। सरोज अपने बेटे अमन और बहू गीतिका का गृह प्रवेश करती है और अपनी बेटी सुरभि को बुलाकर बोलती है, अरे अब तो बहू भी आ गई है, अब तो ढंग से तैयार हो जा। थोड़ी देर में घर में मेहमान भी आने लग जाएंगे। अब तू ऐसे ही घूमती रहेगी? क्या पहन कर आऊँ मैं? कुछ है ही नहीं मेरे पास तो। और वैसे भी मेरा मन नहीं है तैयार होने का, घर में ही तो रहना है, तो ऐसे ही ठीक लग रही हूँ। हाँ, फटीचर बनी रहे। लोग भी क्या बोलेंगे कि हम कुछ देते नहीं है इसे पहनने के लिए, है ना? कोई बात नहीं, तुम मेरे कपड़े ले लो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। अरे नहीं बहू, इसकी तो आदत ही है, ऐसे ही रहती है शुरू से। माँ जी, लेकिन हमारे पास तो सब है ना, सुरभि को कोई कमी नहीं है, तो ये ऐसे क्यों रहती है? वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है इन्हें कपड़े देने में, तो आप मेरे से ले सकती हैं। अरे तुम इन सब में मत पड़ो, तुम थक गई होगी ना। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, फिर मेहमान आने लगेंगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ बहू, अमन ठीक बोल रहा है, तुम जाकर आराम कर लो। जब मेहमान आने लगेंगे तब मैं तुम्हें खुद ही नीचे बुला लूंगी।